हेलो बच्चों, तो आज हम फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेकर चले आए, लेक्चर नंबर 14, जो कि हमारा पहले लेसन का लेक्चर नंबर 14 होगा। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 13 दे चुके हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 14 में पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक, आप लोग को एक चीज़ बता दें, यदि आप वैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वैद्युत फ्लक्स होता है इसको पढ़ना और गॉस का नियम, ये हमारा लगभग दूसरा लेसन बनता है यदि आप किसी अदर पब्लिकेशन की बात करें एनसीईआरटी के अलावा। लेकिन यदि एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें पहले लेसन में ही वैद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम, गॉस के अनुप्रयोग के कई डेरिवेशन सब पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के थ्रू, जो कि हमारा यूपी बोर्ड लेवल का सिलेबस होता है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, आज वैद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो गॉस के नियम पर होगा। उसके बाद 2-4 लेक्चर और बचेंगे, इसके बाद ये लेसन हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आधारित है। तो ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए होता क्या है, वैद्युत फ्लक्स है क्या, तो थोड़ा पहले इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई काल्पनिक पृष्ठ हो, ये कोई सतह हो, या मान लीजिए हम कह दें कि ये कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, वैद्युत बल रेखाएं हैं। ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं। और हम ले जाकर ऐसे कोई एक पृष्ठ, एक सतह ऐसे बनाएं, या मान लीजिए एक कोई क्षेत्रफल का या कोई तार वगैरह ले, वायर वगैरह ले और ले जाकर ऐसे रख दें, गोला बनाए और ऐसे रख दें, या उसका एक आयत बनाएं और ऐसे ले जाकर रख दें। और हम कह दें कि इस पृष्ठ के भीतर या इस सतह से जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं वही इसका वैद्युत फ्लक्स होगा। क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से रखने से इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं कहेंगी, हम कहेंगे इसका वैद्युत फ्लक्स वही हुआ। क्लियर? क्या ये सब वैद्युत फ्लक्स में काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। क्यों? क्योंकि जो इस सतह से, इस इमेजिनरी सरफेस से, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरेगा वही हमारा वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स समझ में आया। जैसे और तो समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कह दें ये कोई रिंग है या कोई डिस्क है, ये डिस्क है, ऐसे रखिए, ऐसे कुछ बल रेखाएं ऐसे गई और ऐसे निकल गई, ऐसे गई, ऐसे निकल गई। तो हम कहेंगे कि जितनी बल रेखाएं इस सरफेस से, इस पृष्ठ से निकलती हैं वही इसका वैद्युत फ्लक्स है। ठीक, अब इस सरफेस के, अच्छा, वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमेशा हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जैसे मान लीजिए मार्कर है, हम कहें इसका एरिया निकालिए, तो चारों तरफ इसका एरिया पूरा हो गया, वक्र पृष्ठ जी को कहते हैं। लेकिन हम कहें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जो सामने वाला भाग होगा इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बोलते हैं। अभी एक शब्द आएगा इसमें, क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश। तो जो किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर जो लंबवत वेक्टर होता है, अभिलंब वेक्टर होता है, वही इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्षेत्रफल वेक्टर होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम ये सतह कोई है, या मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है। ठीक, हम कहें इसका क्षेत्रफल वेक्टर किधर होगा, तो क्षेत्रफल वेक्टर वो वेक्टर होता है जो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अभिलंब हो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर 90 अंश का कोण बनाए, या क्रॉस सेक्शनल एरिया पर ऐसे सीधे सीधे हो। जैसे मान लीजिए
ये इसकी तरह इसे हमारा मेरा हाथ है, ठीक। ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। वैद्युत बल रेखाएं नीचे से जा रही हैं, तमाम बल रेखाएं नीचे से जा रही हैं, तो जितनी बल रेखाएं इस सतह से इस क्षेत्रफल से गुजरेंगी, हम कहेंगे यही मेरा वैद्युत फ्लक्स है। 10 बल रेखाएं गई, वैद्युत फ्लक्स 10 के बराबर होगा। 20 गई तो 20 है, 5 गई तो 5 है, एको नहीं गई तो एको नहीं है, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है? किसी काल्पनिक पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? अब देखिए एक शब्द आएगा क्षेत्रफल वेक्टर। तो वो होता क्या है? ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, इंग्लिश में बोले तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके अभिलंब जो वेक्टर होगा, इसके एक ऐसे वेक्टर खड़ा कीजिए जो क्या हो, सही खड़े ही नहीं हो रहा, अभिलंब हो, इसके साथ 90 अंश कोण बनाए, तो ये क्या होगा? क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा। तो किसी भी सतह का क्षेत्रफल वेक्टर उसके सतह पर सदैव कितने अंश कोण बनाता है? तो ये मान लेते हैं इसका सतह है, तो इसके साथ 90 डिग्री का बनाएगा, और इसको हम क्षेत्रफल वेक्टर नाम देंगे यदि इसका क्षेत्रफल ये हो तो। क्लियर? तो क्षेत्रफल वेक्टर समझ में आया क्या होता है? यदि कोई पृष्ठ है तो उसके सतह पर 90 अंश का कोण बनाने वाला जो वेक्टर होगा, सदिश होगा, वही हमारा क्षेत्रफल वेक्टर कहलाएगा। क्लियर? इसका क्या नाम होगा? क्षेत्रफल वेक्टर होगा। ठीक है, ये हमारा कोई डिस्क है जिसका क्षेत्रफल ये है, और इसकी सतह पर सदैव कितने अंश का कोण बनाता है? 90 अंश का कोण बनाता है। क्लियर? तो ये क्षेत्रफल वेक्टर रहा। आप लोग इसको कहीं साइड में नोट कर लीजिएगा। हम लोग वैद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन लिख रहे हैं, चलिए नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा ना। चलिए मिटा रहे हैं। चलिए अब हम वैद्युत फ्लक्स की डिफिनेशन लिखते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन होगा वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं वैद्युत बल रेखाओं की वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को उस पृष्ठ से बद्ध मतलब उससे जुड़ा हुआ, उससे बंधा हुआ या उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है। वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। आप नीचे मानेंगे, माना वैद्युत क्षेत्र ई में वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर ये क्षेत्रफल वाला या ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ये वाला अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये वाला कोई पृष्ठ स्थित है जो कि वेक्टर ए व वेक्टर ई के बीच थीटा कोण है या थीटा कोण हो, ए व बी के बीच थीटा कोण हो। चलिए देखते हैं ये होता क्या है। जैसे मान लेंगे ये कोई पृष्ठ है,
या हम मानेंगे ये कोई हमारा एक डिस्क है, कुछ 3D में इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे हम। ये 3D में कन्वर्ट करना चाहेंगे। उसके बाद हम मान लेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो कुछ इस तरह से है। अब क्षेत्रफल वेक्टर इसके सतह पर कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का। और जो वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं वो ऐसे गई, ऐसे निकली, ऐसे नीचे से गई और ऐसे बाहर से निकल गई, ऐसे जा रही है और ऐसे निकल रही है, यूं गई यूं निकली, चलिए हो गया, ऐसे निकली। हमने देखा कि जो इसका इस डिस्क का क्षेत्रफल वेक्टर है वो वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण। ये अपने सतह पर अभिलंब है, इसीलिए क्षेत्रफल वेक्टर कहलाया। और दोनों के यहाँ जो बीच का कोण बन रहा है क्षेत्रफल वेक्टर के और वैद्युत क्षेत्र के, वो कितना है? थीटा कोण है। तो हम कहेंगे इस सतह से गुजरने वाला या पृष्ठ से गुजरने वाला या पृष्ठ से बद्ध, हम लोग बद्ध शब्द का यूज करेंगे, मतलब इससे बंधा हुआ, घिरा हुआ जो वैद्युत फ्लक्स होगा, पृष्ठ से बद्ध फ्लक्स। फ्लक्स हमारा होगा क्या? अच्छा, यदि हम इसका दो कंपोनेंट लें तो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगे किधर से? वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश। तो इधर वाला हमारा साइन कंपोनेंट बनेगा, इधर वाला क्या बनेगा? कॉस घटक बनेगा। बोलो, अरे इधर वाला कॉस कंपोनेंट बनेगा, इधर का साइन बनेगा। तो हम लेंगे वेक्टर ये साइन थीटा। इधर क्या होगा? वेक्टर ये कॉस थीटा। तो जो वैद्युत बल रेखा के अनुदिश होगा वो वैद्युत क्षेत्र E इंटू ये इंटू कॉस थीटा होगा। और वैद्युत फ्लक्स को फाई से लिखेंगे, सूत्र बनेगा E ये कॉस थीटा। ये हमारा फार्मूला आएगा। लेकिन यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, किस में कन्वर्ट करें? वेक्टर फॉर्म में। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? तो फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ये, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ये। अब थोड़ा इसको समझिएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ये हुआ क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्लास 11 की में बात करें तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा पढ़ चुके हैं। ये पढ़ाया गया है ना, 11 में पढ़ाया गया होगा, आप लोग देखिए, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा होता है। उसी के अनुसार हमने देखा कि ये कॉस थीटा तो हमने लिख दिया वेक्टर ई इंटू वेक्टर ये। क्लियर? बोलो। अब दूसरी बात ये आएगी कि ये जो फाई है इसकी कौन सी राशि है, अदिश या सदिश? तो हम जानते हैं कि इधर ये सदिश राशियां हैं तो इधर भी क्या होगा? नहीं। अब सुनिए, यदि वेक्टर ये क्रॉस वेक्टर बी है तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा लगा के हम लोग यूनिट वेक्टर एन लिखते हैं। आप समझिए, दो सदिश राशियों का अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट अदिश होता है, स्केलर होता है। अब इसी को हम लोग 3 प्रोडक्ट के 4 प्रोडक्ट के नाम से जानते थे, 11 में आप लोग पढ़ रखे होंगे वेक्टर में। पहला डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट गुणन, डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलेंगे, अदिश गुणन बोलेंगे, डायरेक्ट गुणन बोलेंगे, डायरेक्ट गुणन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सदिश गुणन और इनडायरेक्ट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इसको एक नाम और इनर प्रोडक्ट भी देते हैं, इसको आउटर प्रोडक्ट भी देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में 4-5 नाम है, आप लोग कभी हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा आपको। तो यहां पर आपको समझने की आवश्यकता यह है कि ये 2 सदिश राशियां हैं और उनका अदिश गुणन है तो वो अदिश राशि होगा। अदिश गुणन कौन सी राशि होगी? अदिश। लेकिन ये 2 सदिश राशियां हैं और उनका सदिश गुणन निकालें तो क्या होंगी? सदिश राशि होंगी। तो यहां पर 2 सदिश राशियां तो हैं, लेकिन वहां पर कौन सा प्रोडक्ट है? अदिश प्रोडक्ट। इसीलिए कौन सी राशि होगी? अदिश गुणन होगा। तो फाई क्या होगा? आई एक अदिश राशि क्या है? तो इसकी दिशा क्या होगी? दिशा होगी नहीं यार, अब अदिश है तो दिशा कहां होगी? ठीक।
अच्छा, फाई से क्या लिखते हैं? वैद्युत फ्लक्स को, बद्ध विद्युत फ्लक्स। मात्रक की बात करें, मात्रक क्या क्या हो जाएगा इसका? इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलम, इसका मीटर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्लियर? या वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वेबर भी होता है। क्या होता है? वेबर। चलिए बीमा की बात करते हैं। बीमा बहुत जरूरी है निकालना। न्यूटन की बीमा क्या होगी? एम एल टी पावर -2। लंबाई की बीमा क्या होगी? ये स्क्वायर। कूलम की बीमा क्या होगी? ए इंटू टी। बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए और इसको हम लिखेंगे यम यल पावर 1 यल पावर 2 यानी यल पावर 3 हो जाएगा। टी पावर -2 ऊपर से 1 जाएगा, -3 बन जाएगा और ये पावर -1 बन जाएगा। ये हमारी बीमा आ गई। तो हम लोग वैद्युत फ्लक्स में क्या क्या पढ़े कि वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को कहते हैं। ठीक, इसका मात्रक क्या होगा? वेबर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। यदि कोई काल्पनिक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर ए और वेक्टर ई के साथ थीटा कोण बना रहा हो, वेक्टर ई ए के साथ थीटा कोण बना रहा हो, ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि ई ए साइन थीटा ही आता, काश ही आता है। हम साइन भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? यदि ये कोण हम कह दें इसके जो अक्ष है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अक्ष से थीटा कोण बना रहा है, तो ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, यहां साइन बन जाएगा। ठीक है, तब भी हमारा ये अदिश ही रहेगा, ऐसा नहीं कि उस समय सदिश हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद इसमें कुछ कंडीशन हम लोग लेते हैं। नोट कीजिए फास्ट, उतार जल्दी। चलिए देखिए, इसमें हम लोग कुछ कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन क्या पढ़ना है, इसमें कुछ पॉइंट करके आप लोग पढ़ लीजिए। यदि मान लीजिए ये कोण थीटा के बजाय 0 हो, कितना हो? 0। तो यदि थीटा बराबर 0 अंश, क्या हो? 0 अंश हो, तब हम देखेंगे कि हमारा वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा। कैसे? थीटा 0 कैसे बनेगा? थोड़ा उसका लोकेशन देखिए फिगर कैसे बनेगा। जिससे मान लीजिए कोई डिस्क हो, क्या हो? ये कोई काल्पनिक डिस्क बना दिया हमने, सतह बना दिया, पृष्ठ बना दिया, सरफेस बना दिया, कुछ भी कह सकते हैं। और एक वैद्युत बल रेखा ऐसे गई और ऐसे निकल गई। लग रहा है ना इसके अंदर गई है, बाहर से निकली, वेक्टर ई। और ये जो हमने सरफेस बनाया है जिसका क्षेत्रफल वेक्टर भी इसी दिशा में हो, वेक्टर ये, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना होगा? 0 अंश होगा। इस समय हम ये देखेंगे कि ये तमाम बल रेखाएं जा रही हैं, उस सरफेस को ऐसे रख दीजिए कि उसका जो क्षेत्रफल वेक्टर ये हो, ये क्षेत्रफल वेक्टर जो हो वैद्युत क्षेत्र के साथ 0 अंश का कोण बना रहा हो, तब बल रेखाएं क्या, जितनी बल रेखाएं डालेंगे पूरे निकलेंगी। उस समय हम कहते हैं कि वैद्युत फ्लक्स अधिकतम होता है। कितना होता है? अधिकतम होता है। तो इस समय हम देखिए अधिकतम तो हमें मिल गया, लेकिन हम फार्मूले से भी देख सकते हैं कि अधिकतम कैसे होगा। तो फाई बराबर ई इंटू ए इंटू कास 0 अंश, और कास 0 अंश का मान क्या होता है? 1, और अधिकतम वैल्यू तो कास की 1 ही तो होती है। तो उस समय हमें फाई मैक्स मिलेगा ये इंटू ये के बराबर मिलेगा। क्लियर? बोलिए। यानी यदि हमारा पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर वैद्युत क्षेत्र से 0 अंश का कोण बनाएगा, उस समय वैद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम मिलेगा। कितना मिलेगा? अधिकतम मिलेगा। क्लियर? चलिए दूसरा कंडीशन देखते हैं। यदि थीटा बराबर 90 अंश हो, अब ये थीटा बराबर 90 अंश कैसे बनेगा, इसको सुनिए। जिससे मान लीजिए ये हमारा कोई डिस्क है, क्या रखा है? डिस्क। और इसका ये क्षेत्रफल वेक्टर ऊपरा की ओर है, लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र रखा है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे है जैसे इसमें था ऐसे, तो कुछ वैद्युत क्षेत्र इस तरह से है। या हम ऐसा कह सकते हैं, ये हमारा मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, जिसमें हमने कोई सतह ले गए, कोई काल्पनिक पृष्ठ रख दिया। अब हमने ये देखा कि वैद्युत क्षेत्र के साथ ये जो कोण बनना है वो कितना है?
90 अंश का है। कितना है? 90 डिग्री। तो हमारा जो, अच्छा ये बताइए आप लोग, जैसे तमाम बल रेखाएं गई हैं, ऐसे जा रही थी और ऐसे तमाम बल रेखाएं गई, और आप एक वायर को बनाइए, पतला सा तार गोल बनाइए, डिस्क बनाइए और ऐसे रख दीजिए, तो बल रेखाएं तो इसके नीचे से चलेंगे ऊपर से, लेकिन इसके सतह से तो घुसेंगे नहीं। ऐसे होता तो निकलती, ऐसे होता तो निकलती, लेकिन बल रेखाएं क्या करेंगी? इसके नीचे ऊपर से होकर निकल जाएंगी और इसके भीतर नहीं जाएंगी। तो मतलब उस समय वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। चलिए फार्मूला से भी देखते हैं कैसे होगा। तो E इंटू कास ई इंटू ए इंटू कास 90, कास 90 अंश का मान कितना होता है? 0। यानी ये हमारा मिनिमम वैद्युत बल रेखा होगी। कितने फ्लक्स होगी? 0। यानी यदि हम ये कह सकते हैं डिस्क जो है किसके समांतर रखा हो, या डिस्क का क्षेत्रफल वेक्टर वैद्युत क्षेत्र के अभिलंब पर होता है, तो हम कहते हैं कि उससे कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं जाता है। इसमें एक पॉइंट और बन रहा है, ये जो डिस्क का सतह है, ये डिस्क की सतह वैद्युत क्षेत्र के साथ अभिलंब पर है। कैसे है? अभिलंब पर। सुनिए कैसे। ये वैद्युत क्षेत्र हुआ, ये डिस्क हुआ, अब वैद्युत क्षेत्र ऐसे आ रहा है, डिस्क ऐसे है, तो दोनों कैसे है? अभिलंब। तो हम यह कह सकते हैं कि जब सतह वैद्युत क्षेत्र के अभिलंब होती है तो फ्लक्स अधिकतम होता है। बोलो क्या होता है? इस अभिलंब का मतलब ये जो पृष्ठ रखा गया है इसका है, ना कि इसके क्षेत्रफल वेक्टर का है। उसके बाद यहां क्या कह सकते हैं कि जब कोई सतह किसी वैद्युत क्षेत्र के साथ समांतर रखा जाता है। किसे रखा है? जब ये समांतर होगा तो इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा? 90 अंश पर होगा, तब वैद्युत फ्लक्स 0 होता है। कितना होता है? तो लिखेंगे जब सतह या पृष्ठ की सतह वैद्युत क्षेत्र के समांतर होता है तो फ्लक्स 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? चलिए इतनी बात नोट कीजिए। अब उसके बाद लिखेंगे यदि थीटा का मान 180 हो जाए तब क्या होगा? यदि थीटा का मान 180 अंश हो तो इसमें थर्ड कंडीशन ये लगाएंगे, मान लेते हैं कोई डिस्क है, ठीक, क्लियर, और डिस्क का क्षेत्रफल वेक्टर इधर की ओर हो, सॉरी वैद्युत क्षेत्र का मान इधर की ओर हो, लेकिन जो क्षेत्रफल वेक्टर हो वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब जो दोनों के बीच का कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 180 अंश। थीटा बराबर 180 अंश। तब देखिए फाई कितना आएगा? ए इंटू कास 180 अंश, और कास 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, तो माइनस आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि जो वैद्युत फ्लक्स की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। वैद्युत फ्लक्स की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी, या फ्लक्स क्या होगे? ऋणात्मक होगा। फ्लक्स ऋणात्मक होगा। क्लियर? चलिए इसमें 2 नोट लिख लीजिए, 2-4 पॉइंट नोट लिखवा रहे हैं हम। पहला है किसी पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश तथा माध्यम पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट, किसी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश व माध्यम पर
निर्भर करता है। इसको आपके गॉस के नियम में और क्लियर हो जाएगा कि मान लीजिए किसी पृष्ठ से कोई वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है तो उससे बंधा हुआ कुल कितना आवेश है और वो किस माध्यम में रखा है वो इस बात पर भी निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, जो फ्लक्स होता है ये फ्लक्स पृष्ठ के आकृति, आकार व पृष्ठ के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर नहीं करता। मतलब ये तो उस सतह के आवेश की डिजाइन क्या है, शेप कैसा, आकार, उस पर निर्भर नहीं करेगा जो वैद्युत फ्लक्स होगा। और उसके बाद किस पर नहीं निर्भर करेगा कि आवेश किस तरह से वितरित हैं, समान है या असमान, उससे मतलब नहीं, टोटल आवेश जितना है उसी से मतलब होगा। क्लियर? तो ओके दोस्तों, ये हमारा आज का लेक्चर नंबर मिट चुका 14 रहा। ठीक है, लेक्चर नंबर 14 रहा। कल का हमारा अगला लेक्चर होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बार बार ये कह रहे हैं। और आपको किसी प्रकार की आवश्यकता और किसी प्रकार के वीडियो की हो, मैथ, फिजिक्स, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और आप वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखें और फीडबैक जरूर दें। यूपी बोर्ड के लिए बेटर से बेटर आप लोग के लिए इस लॉकडाउन के दौरान मेहनत कर रहा हूं। ओके, चलिए दोस्तों, ओके, गुड बाय।